नमस्कार। आज हम महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर मिले कुछ अहम स्रोतों की गहरी पड़ताल कर रहे हैं। जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। वो वापसी एक तरह से एक नए युग की शुरुआत थी, है ना? हाँ बिल्कुल। और देखिए 1915 का भारत 1893 से बहुत अलग था जब गांधी जी गए थे। हाँ। राजनीतिक चेतना काफी बढ़ चुकी थी। कांग्रेस की शाखाएं अब शहरों कस्बों तक थीं और वो जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905-7 में। हाँ, उसने मध्य वर्ग को जोड़ा था। बिल्कुल। तो माहौल पहले से गर्म था और गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले उन्होंने बहुत सही सलाह दी। क्या सलाह थी वो? यही कि भाई पहले 1 साल भारत घूमो, देश को समझो, लोगों को जानो। और दक्षिण अफ्रीका का अनुभव तो था ही उनके पास सत्याग्रह का। और फिर फरवरी 1916 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन। उनकी वो स्पीच काफी चर्चित हुई। उसमें ऐसा क्या खास था? खास ये था, देखिए वहां बड़े बड़े राजे महाराजे, अमीर लोग सब सजे धजे बैठे थे। गांधी जी ने सीधे सीधे उन पर निशाना साधा। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि ये जो भद्रजन यहाँ हैं, इनकी मौजूदगी और लाखों गरीब भारतीयों की गैर मौजूदगी, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। उन्होंने चिंता जताई इस पर। और साफ कहा, भारत की मुक्ति सूट बूट वालों से नहीं, किसानों से होगी। हाँ। ये पहली बार था शायद। हाँ, जब किसी ने इतने बड़े मंच से राष्ट्रवाद को सीधे आम जनता मतलब किसानों मजदूरों से जोड़ने की बात इतनी स्पष्टता से कही। इसके बाद आए उनके वो शुरुआती अभियान, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, 1917-18 में। हाँ, और इन अभियानों ने उन्हें गरीबों, किसानों, मजदूरों के हिमायती के तौर पर स्थापित कर दिया। लेकिन ये स्थानीय थे। तो फिर वो एक राष्ट्रव्यापी नेता कब बने? पूरे देश ने उन्हें कब पहचाना? वो हुआ 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध से। अच्छा, वो काला कानून। हाँ, वही जो बिना जांच पड़ताल, बिना मुकदमे के किसी को भी जेल में डालने की इजाजत देता था। इसके खिलाफ जो देशव्यापी सत्याग्रह हुआ, बंद, हड़तालें, उसने गांधी जी को सच में एक राष्ट्रीय नेता बना दिया, रातों रात। लेकिन इसी दौरान वो जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ, बहुत दुखद। हाँ, बहुत ही भयानक। वो अमृतसर में हुआ था। फिर 1920-22 का असहयोग आंदोलन। इसका लक्ष्य तो स्वराज था, 1 साल में स्वराज। जी हाँ, लक्ष्य था अंग्रेजी राज के साथ हर तरह का सहयोग बंद करना, स्कूल, कॉलेज, अदालतें छोड़ना, टैक्स न देना, ताकि साल भर में स्वराज मिले। लेकिन इसमें खिलाफत का मुद्दा क्यों जोड़ा गया? वो तो तुर्की से जुड़ा था। हाँ, वो तुर्की के खलीफा के पद को बचाने का मुद्दा था। उसे साथ जोड़ने का मुख्य कारण था हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना। मकसद था कि दोनों समुदायों मिलकर अंग्रेजों पर ज्यादा दबाव डाल सकें। और इसमें भागीदारी भी जबरदस्त हुई। कौन कौन शामिल हुआ इसमें? छात्र, वकील, मजदूर, किसान, मतलब समाज के लगभग हर तबके के लोग। ये अभूतपूर्व था। हालांकि इसकी आलोचना भी हुई कि धर्म को राजनीति में क्यों मिलाया। लेकिन फिर चौरी चौरा में हिंसा हुई और आंदोलन वापस ले लिया गया। हाँ, फरवरी 1922 में गांधी जी हिंसा को लेकर बहुत सख्त थे। उन्हें ये बर्दाश्त नहीं था। और फिर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया मार्च 1922 में। जी, राजद्रोह के आरोप में। और दिलचस्प बात यह है कि सजा सुनाने वाले जज ब्रूमफील्ड, उन्होंने भी गांधी जी के कद का जिक्र किया। क्या कहा था जज ने? उन्होंने कहा कि कानून तोड़ने के लिए सजा देना उनकी मजबूरी है, पर वो मानते हैं कि गांधी जी लाखों भारतीयों की नज़र में एक महान देशभक्त और नेता हैं। मतलब अंग्रेजी न्याय व्यवस्था के लिए भी एक अजीब स्थिति थी। यहीं से वो महात्मा वाली छवि शायद और पुख्ता हुई। वो आधी धोती पहनना, चरखा चलाना। बिल्कुल। 1922 तक आते आते भारतीय राष्ट्रवाद का चेहरा ही बदल गया था। ये अब सिर्फ पढ़े लिखे अभिजात वर्ग का आंदोलन नहीं रहा। आम लोग इससे जुड़ गए थे। वो उन्हें महात्मा कहने लगे थे। उनका पहनावा, उनकी भाषा, सब कुछ आम लोगों जैसा। और चरखा, वो सिर्फ स्वदेशी का प्रतीक था। सिर्फ स्वदेशी नहीं, वो आर्थिक आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक था। और साथ ही वो उस पश्चिमी मशीन आधारित सभ्यता की आलोचना भी था, जो गांधी जी मानते थे कि इंसान को गुलाम बनाती है। कुछ स्रोत बताते हैं कि उस समय उनके बारे में कई चमत्कारी अफवाहें भी फैलने लगी थी। हाँ, बिल्कुल। खासकर ग्रामीण इलाकों में ऐसी बातें कि जो गांधी जी की आलोचना करेगा उसका घर गिर जाएगा या उसकी फसल बर्बाद हो जाएगी। अच्छा। जी, ये दिखाता है कि आम जनता वो उन्हें किसी दैवीय शक्ति वाले उद्धारक की तरह देखने लगी थी, एक मसीहा की तरह। फिर 1924 में वो जेल से छूटे। उसके बाद कुछ साल उन्होंने सामाजिक कामों पर ज्यादा ध्यान दिया। खादी, छुआछूत मिटाना। हाँ, रचनात्मक कार्यों पे जोर दिया। लेकिन फिर राजनीति में वापसी हुई। नमक सत्याग्रह से 1930 में
लेकिन नमक ही क्यों चुना, इतनी मामूली सी चीज? यही तो गांधी जी की रणनीति की खासियत थी। नमक ऐसी चीज थी जो हर घर की जरूरत थी, अमीर हो या गरीब, और उस पर अंग्रेजों का टैक्स और एकाधिकार वो सबको खटकता था। बहुत अलोकप्रिय था। तो साबरमती से दांडी तक की वो यात्रा? वो 240 मील की पैदल यात्रा 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक, उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। टाइम मैगजीन, जो पहले उनका मजाक उड़ाती थी, अब उन्हें संत और राजनेता कहने लगी थी। और इस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी भी काफी थी। बहुत महत्वपूर्ण। कमला देवी चट्टोपाध्याय जैसी कई महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, नमक कानून तोड़ा, जेल गईं। इस आंदोलन ने अंग्रेजों को शायद पहली बार ये एहसास दिलाया कि भाई अब उनका राज ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला। इसके बाद वो गोलमेज सम्मेलन हुए लंदन में। हाँ, 3 सम्मेलन हुए, लेकिन वो ज्यादातर विफल रहे। खासकर दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दे पर गांधी जी और अंबेडकर के बीच काफी मतभेद हो गया था। हाँ, वो एक बड़ा टकराव का बिंदु था। गांधी जी को डर था कि अगर दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बन गए तो वो हिंदू समाज से हमेशा के लिए कट जाएंगे और अस्पृश्यता एक तरह से स्थायी हो जाएगी। और अंबेडकर का क्या तर्क था? डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि दलितों को राजनीतिक अधिकार और सुरक्षा तभी मिल सकती है जब उनके अपने प्रतिनिधि हों जो सिर्फ दलित वोटों से चुने जाएं, क्योंकि उनका अनुभव था कि सवर्ण हिंदू समाज उनके हितों की रक्षा नहीं करेगा। फिर आगे चल के 1942 में क्रिप्स मिशन आया, वो भी फेल हुआ। हाँ, उसकी विफलता के बाद ही गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया, अगस्त 1942। करो या मोरो का नारा भी इसी समय दिया था। जी हाँ, डू और डाई। जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ, गांधी जी समेत सारे बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। तो फिर आंदोलन कैसे चला? ये आंदोलन काफी हद तक स्वतःस्फूर्त था, मतलब बिना किसी बड़े नेता के मार्गदर्शन के आम लोगों ने, खासकर युवाओं ने इसे चलाया। छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, हड़तालें हुईं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। कई जगहों पर तो लोगों ने अंग्रेजी राज खत्म करके अपनी समानांतर सरकारें भी बना लीं, जैसे सतारा में। अच्छा, समानांतर सरकारें? हाँ, इस आंदोलन को दबाने में अंग्रेज सरकार को साल भर से ज्यादा लग गया। काफी हिंसा भी हुई इसमें। और फिर आखिरकार आजादी मिली 1947 में, लेकिन बंटवारे की कीमत पर। हाँ, वो बहुत दुखद था। गांधी जी ने आखिरी वक्त तक शांति बनाए रखने की, बंटवारा रोकने की बहुत कोशिश की। 15 अगस्त 1947 को तो वो दिल्ली के जश्न में शामिल भी नहीं हुए थे। नहीं, वो उस दिन कलकत्ता में थे, हिंदू मुस्लिम दंगों की आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। वो हमेशा एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष भारत के लिए खड़े रहे जहां सभी धर्मों का बराबर सम्मान हो। लेकिन फिर 30 जनवरी 1948 को? हाँ, नाथूराम गोडसे नाम के एक कट्टरपंथी ने उनकी हत्या कर दी। तो इन स्रोतों से देखें तो ये साफ है कि गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को कुछ एलीट लोगों के दायरे से निकालकर उसे सचमुच में एक जन आंदोलन बना दिया। उनकी वो साधारण जीवन शैली, चरखा जैसे प्रतीकों का इस्तेमाल, सत्याग्रह का उनका तरीका, इन सब ने मिलकर उन्हें महात्मा बनाया। बिल्कुल। और उनके अपने जो लेख हैं, पत्र हैं, जैसे नेहरू की किताब अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स में मिलते हैं, उनसे पता चलता है कि वो सिर्फ एक जन नेता या संत ही नहीं थे, वो एक बहुत ही कुशल राजनीतिक रणनीतिकार भी थे। कांग्रेस के अंदर जो मतभेद होते थे, जैसे नेहरू और पटेल की नीच समाजवाद और रूढ़िवाद को लेकर, उनमें वो मध्यस्थता करते थे। अंग्रेजों से, जिन्ना से, अंबेडकर से, सबसे वो बातचीत करते थे। हाँ, ये दिलचस्प है। एक तरफ तो आम जनता के लिए वो एक चमत्कारी, लगभग दैवीय छवि वाले महात्मा थे, और दूसरी तरफ वो एक चतुर राजनीतिक थे जो अंबेडकर, जिन्ना, अंग्रेजों जैसी बड़ी ताकतों के साथ जटिल राजनीतिक बातचीत और दांव-पेच कर रहे थे। सही कहा। तो सोचने वाली बात यह है कि उनकी ये दोनों छवियां, एक महात्मा की और एक कुशल राजनेता की, ये एक साथ कैसे टिकी रहीं? कैसे वो इन दोनों भूमिकाओं को एक साथ निभा पाए? इस पर आगे और विचार किया जा सकता है।